तो नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वेटेज की अगर बात करें तो इस बार इस चैप्टर से 5 क्वेश्चन आए थे। इस बार वाले पेपर में 5 क्वेश्चन आए थे, पिछली बार वाले में भी 4 क्वेश्चन आए थे। तो 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज इस चैप्टर का है। एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर हो, हमेशा चैप्टर के बाद बगैर हेडिंग के पैराग्राफ लिखा रहता है और ये इंट्रोडक्शन है। तो चैप्टर का नाम डालें, हेडिंग इंट्रोडक्शन डालें, और इंट्रोडक्शन में वही 5 क्वेश्चन हमको याद रखना है कि इवेंट कौन कौन से होते हैं। तो पहला इवेंट गेमेटोजेनेसिस होगा, दूसरा इवेंट इंसेमाइनेशन होगा, तीसरा इवेंट फर्टिलाइजेशन होगा, चौथा इवेंट इम्प्लांटेशन होगा, पांचवा जेस्टेशन होगा और छठा पार्टूरेशन होगा। तो हम जैसे लिख रहे हैं वैसे आप लिख लीजिए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहला सवाल है कि ह्यूमन क्या है, तो कहोगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, लिखते चलें, विविपेरस, एनिमल। दूसरा सवाल है कि ह्यूमन के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो इवेंट हैं वो कई हैं। जैसे सबसे पहला इवेंट है गैमेटोजेनेसिस। नाम ही से पता चल रहा है कि क्या बनाना है, तो कहोगे गैमीट फॉर्मेशन है। और हम जब गैमीट फॉर्मेशन की बात करते हैं तो स्पष्ट बात है कि स्पर्म फॉर्मेशन और ओवम फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन किसमें होगा, मेल में, और ओवम फॉर्मेशन फीमेल में। तो इवेंट में पहला इवेंट कौन सा है, गैमेटोजेनेसिस, जैसे स्पर्म बनाना और ओवम बनाना। दूसरा जो इवेंट है वो इनसेमाइनेशन है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान मेल के द्वारा सीमेन को फीमेल वेजाइना या जेनाइटल ट्रैक्ट में रिलीज किया जाता है। इसका रिजल्ट ये हो जाता है कि ट्रांसफर हो जाते हैं स्पर्म, कहां, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, और घटना का नाम इंसेमाइनेशन। तो ये है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म या सीमेन इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, या कह सकते हो वेजाइना। तो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट या वेजाइना में स्पर्म या सीमेन रिलीज कर दिया जाए, उसी को इंसेमाइनेशन कहते हैं। तीसरी घटना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब फ्यूजन होगा किसका, स्पर्म और ओवम का, और स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा। फ्यूजन ऑफ sperm and ovum to form zygote। चौथा होगा इम्प्लांटेशन। ये इंपॉर्टेंट इवेंट है। इम्प्लांटेशन इवेंट में होता क्या है,
जाइगोट डेवलप करेगा, ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा, और ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस से क्या होगी, अटैच हो जाएगी। उसी दिन से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट एंड फॉर्मेशन ऑफ blastocyst that attach to यूट्राइन वाल। और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट यूट्राइन वाल से अटैच हो जाएगी, हम मान लेंगे इम्प्लांटेशन हो गया। पांचवी जो घटना है जेस्टेशन है, और जेस्टेशन का मतलब ये एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट है। ये 9 मंथ का टाइम होता है और इसी में डिफरेंट बॉडी पार्ट डेवलप्स हो जाते हैं। तो ये एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट है। और इसके बाद पार्टूरिशन है। पार्टूरिशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ। चाइल्ड बर्थ या डिलीवरी ऑफ बेबी। लिखते चलिए। ह्यूमन में जितने इवेंट हैं किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वो कब स्टार्ट होते हैं? तो कहोगे स्टार्ट एट प्यूबर्टी। अब ये प्यूबर्टी क्या है? तो प्यूबर्टी को एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी कहते हैं, और ये लगभग 11 से 13 साल होती है। एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी 11 to 13 ईयर। इसमें 11 ईयर फीमेल की है और 13 ईयर मेल की है। अब क्या स्टार्ट होता है? तो कहोगे इन मेल क्या स्टार्ट होगा? तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्यूबर्टी पर मेल में क्या स्टार्ट होता है, तो कहोगे स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है। लेकिन अगर फीमेल की बात करेंगे, फीमेल में क्या स्टार्ट होता है, तो अगर कह दोगे oogenesis स्टार्ट तो गलत हो जाएगा, क्योंकि oogenesis तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो जाती है स्टार्ट। तो क्या शुरू हो जाएगा? तो कहोगे ओवुलेशन होगा। और क्या? मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट एट प्यूबर्टी। तो दो अच्छे सवाल हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट कब से शुरू होते हैं? तो कहोगे प्यूबर्टी पर शुरू होते हैं। लेकिन प्यूबर्टी पर क्या शुरू होता है? तो कहोगे मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है और फीमेल में oogenesis स्टार्ट होती है। एक और बात, डिफरेंसेज होते हैं। डिफरेंसेज इन इवेंट्स टेक प्लेस इन
मेल एंड फीमेल, ऐसा भी नहीं कि इवेंट मेल में होंगे वही फीमेल में होंगे, मेल और फीमेल के इवेंट में भी क्या होगा, अंतर होगा। जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखा है इन मेल स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा इन ओल्ड एज, जबकि इन फीमेल oogenesis stop at age of 50 year। at puberty, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, दोनों बोथ मेल एंड फीमेल shows external changes और इन एक्सटर्नल चेंजेस को कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, अब वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन होंगे तो देखते हैं। इन मेल क्या होगा, तो एपियरेंस होगा इसका, तो फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, एक अपीयरेंस होगा। दूसरी जो घटना हो जाएगी वो है लो पिच वॉइस या हैवी वॉइस हो जाएगा, और नेक में ये एडाम्स एपिल इनलार्ज हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा। तो ये सारे जो बदलाव होंगे ये सब कौन मेल में होंगे, और इन सारे बदलाव की वजह क्या होगी, तो इन सारे बदलाव की वजह एंड्रोजन हार्मोन होगा। एंड्रोजन हार्मोन के चक्कर में ये सारे बदलाव आ जाएंगे। इसी तरीके से इन फीमेल में भी कुछ चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे, तो एपियरेंस होगा किसका, प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर, बस फेशियल हेयर नहीं होंगे लेकिन प्यूबिक और एक्सिलरी यहां भी होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेस्ट डेवलपमेंट या मैमेरी ग्लैंड डेवलपमेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। यहां कौन सी हो जाएगी, हाई पिच वॉइस, और इन सब चेंजेस के पीछे कौन जिम्मेदार होगा, तो इन सब चेंजेस के पीछे
ड्यू टू एस्ट्रोजन। ये लाइन एनसीईआरटी में नहीं लिखी लेकिन पढ़ ली। चलो एनसीईआरटी खोलो जरा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, पहला सवाल ह्यूमन क्या है तो कहोगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है, और क्या है विविपेरस है। जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट हैं ह्यूमन में उसमें क्या क्या आएगा तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होगा, क्या कहोगे गैमेटोजेनेसिस। जैसे स्पर्म बनाओगे किसमें मेल में, और ओवम बनाओगे किसमें फीमेल में। फिर ट्रांसफर होगा स्पर्म का किसमें फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, और घटना का नाम इंसेमाइनेशन होगा। फिर फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमीट का, तो घटना का नाम फर्टिलाइजेशन होगा। उसका रिजल्ट जाइगोट बन ही जाएगा। उसके बाद फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट किसका होगा ब्लास्टोसिस्ट, और उसका अटैचमेंट होगा किससे यूट्राइन वाल, तो घटना का नाम इम्प्लांटेशन होगा। फिर एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होगा तो उसको जेस्टेशन कहेंगे, और आखिरी में डिलीवरी हो जाएगी किसकी बेबी की, तो घटना का नाम पार्टूरिशन होगा। दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कब शुरू होते हैं अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी क्या है एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। देयर इज रिमार्केबल डिफरेंसेस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड फीमेल। जैसे स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा इवन इन ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीज का मतलब बंद हो जाएगा कब, तो लगभग कब 50 ईयर की एज में। 2-3 पॉइंट हमने एक्स्ट्रा आपको बता दिए हैं। हेडिंग डालें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चाहे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी में लोअर एब्डोमेन में नीचे की तरफ पाए जाते हैं, और उस एरिया को पेल्विस कहते हैं, क्योंकि ये बोन जो है ये पेल्विक बोन है, उसी के बीच के एरिया को पेल्विस कहते हैं। तो लोअर एब्डोमेन या पेल्विस में जेनिटल आर्गन पाए जाएंगे। मेल और फीमेल के आर्गन का क्लासिफिकेशन बिल्कुल सेम है। जैसे अगर मेल में टेस्टिस है तो फीमेल में ओरी है, काम दोनों का एक ही है गैमीट बनाना, स्पर्म बनाएगा वो ओवम बनाएगा। अच्छा गैमीट बनाने के बाद गैमीट को ट्रांसपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, तो गैमीट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए डक्ट चाहिए। तो मेल में भी डक्ट है फीमेल में भी डक्ट है। मेल में बहुत सारे डक्ट जैसे रेटी टेस्टिस वासा एफरेंसिया एपिडिडाइमिस वास डिफरेंस, और फीमेल में फलोपियन ट्यूब वगैरह मिल जाएंगी, यूट्रस मिल जाएगा। इसके बाद देखिए स्थिति क्या है, जो स्ट्रक्चर मेल में है वही स्ट्रक्चर फीमेल में है। मेल में प्राइमरी सेक्स आर्गन टेस्टिस, तो फीमेल में प्राइमरी सेक्स आर्गन ओवरी है। प्राइमरी किसको कहते हैं जो गैमीट बनाए वो प्राइमरी। मेल हो चाहे फीमेल हो एसेसरी डक्ट मिलेंगे, मेल की मेल एसेसरी डक्ट, फीमेल की फीमेल एसेसरी डक्ट। मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों में एसेसरी ग्लैंड मिलेंगे, मेल की मेल एसेसरी ग्लैंड होंगी और फीमेल की फीमेल एसेसरी ग्लैंड होंगी। तो ये स्ट्रक्चर लगभग क्या होंगे सेम। मेल में मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा जैसे पेनिस, तो फीमेल में फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। तो क्लासिफिकेशन सेम है, बस स्ट्रक्चर बदलेंगे, भाई मेल में अलग होंगे फीमेल में अलग होंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां होगा तो कहोगे एट पेल्विस। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होंगे क्या क्या तो हमारे साथ लेते चलिए। सबसे पहली चीज होगी टेस्टिस, और ये वास्तव में क्या है तो पहले से ही पता है, ये प्राइमरी सेक्स आर्गन। और किसको प्राइमरी सेक्स आर्गन कहते हो, जिसमें गैमीट बनता है वो प्राइमरी। तो फीमेल होगा तो यहां ओरी लिख देंगे, बस इतना अंतर आएगा। दूसरा स्ट्रक्चर मेल एसेसरी डक्ट, फीमेल होगा तो क्या लिखेंगे फीमेल एसेसरी डक्ट लिख देंगे। इसमें 4 डक्ट याद रखिएगा, अभी लिख लीजिए रेटी
टेस्टिस, वासा, एफरेंसिया, एपी डिडाइमिस और वास डिफरेंस क्या होते हैं भी आगे पता चलेगा। तीसरा जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा मेल एसेसरी ग्लैंड। फीमेल पढ़ेंगे तो फीमेल एसेसरी ग्लैंड लिख देंगे। यहां 3 ग्लैंड होती हैं, सेमाइनल, वेस्किल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या होती है भी आगे पढ़ेंगे। और चौथा जो स्ट्रक्चर आएगा वो होगा मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पेनिस। बाकी मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे वो हम अलग आपको लिखा चुके हैं। जरा एनसीईआरटी देना है तुम्हारी टेबल कर लो। पहली हेडिंग डालेंगे टेस्टिस। जरा देखिए, अभी लिखेंगे नहीं सुनेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये एब्डामेन है और एब्डामेन के बाहर पाउच पाया जाता है। ये है एब्डामेन और ये है पाउच, और पाउच का नाम स्क्रॉटम है और ये है टेस्टिस। तो पहला सवाल ये है कि कितने टेस्टिस, तो कहोगे 1 पेयर टेस्टिस। कहां लोकेटेड है तो कहोगे आउटसाइड एब्डामेन, एब्डामेन के बाहर है। कहां है? पाउच। नाम क्या है? स्क्रॉटम। जैसे ये लाइन बोलोगे वैसे पूछेगा क्यों, एब्डामेन के बाहर क्यों है? सारे आर्गन तो एब्डामेन के अंदर है। तो उसके पीछे जो कारण यहां समझाया गया है कि टेस्टिस का जो टेम्परेचर है उसको इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से कम रखना है। टेस्टिस का टेम्परेचर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से कम रखना है। भाई एब्डामेन के अंदर का टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ होगा, नॉर्मल टेम्परेचर जो होगा, तो उस नॉर्मल टेम्परेचर पर यदि टेस्टिस रखे जाएंगे तो स्पर्म बनेंगे ही नहीं। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर नॉर्मल इंटरनल टेम्परेचर से कम चाहिए। कितना कम? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर कम कैसे करें? या तो एब्डामेन के अंदर कोई छोटा सा फ्रिज रखें, उसमें टेस्टिस रखें तो टेम्परेचर कम रहेगा। तो फ्रिज कहां से बनाया जाए? तो ऊपर वाले ने इसका नया व्यवस्था निकाला। क्या? एक काम करते हैं, एब्डामेन के बाहर भेज देते हैं। अब जब एब्डामेन के बाहर भेज दिया तो एब्डामेन से थोड़ा दूर हो जाएंगे, इसी नाते टेम्परेचर कुछ क्या हो जाएगा? कम। कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये कम क्यों किया गया है? ये इस नाते कम किया गया है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा क्या चाहिए? कम चाहिए। इसी नाते इनको आउटसाइड एब्डामेन। अब बना लीजिए 1 पेयर टेस्टिस located outside abdominal cavity at pouch like, और उसका नाम क्या है? स्क्रॉटम। अब ये करता क्या है? तो टू मेंटेन
टू मेंटेन लो टेम्परेचर। बातचीत ना करें भाई। ऑफ टेस्टिस कितना लो, तो कहोगे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। और क्यों लो रखेंगे, तो कहोगे ये नेसेसरी है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। बस ये एक स्पेशल बात याद रखिएगा कि टेस्टिस बनते एब्डोमेन में है, टेस्टिस बनते एब्डोमेन में है, लेकिन एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान ये एब्डोमेन से नीचे उतर के कहाँ आ जाते हैं, स्क्रोटम में आ जाते हैं। और इस घटना को डिसेंड ऑफ टेस्टिस कहते हैं, जो कि 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में होता है। तो एक स्पेशल सवाल लिख लेते हैं, टेस्टिस बनते कहां हैं, फॉर्म इन एब्डोमेन। क्योंकि टेस्टिस और किडनी एक साथ बनते हैं, एक ही टिश्यू से बनते हैं, लेकिन किडनी एब्डोमेन में बनी थी, एब्डोमेन में है, लेकिन टेस्टिस बने एब्डोमेन में थे, उतर के नीचे आ गए। फॉर्म इन एब्डोमेन बट descend to scrotum at 7th month of pregnancy। टेस्टिस का शेप कैसा होता है, तो कहोगे ओवल इन शेप। और साइज कैसा होता है, तो साइज में 2 चीजें याद रखोगे, लेंथ अलग याद रखोगे, विड्थ अलग याद रखोगे। लेंथ है 4 to 5 सेंटीमीटर और 2 से 3 सेंटीमीटर। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस देखते हैं। पहला सवाल यह है कि टेस्टिस ओवल इन शेप होता है। इसका शेप निश्चित इस नाते है क्योंकि टेस्टिस के बाहर एक डेंस कवरिंग पाई जाती है, थोड़ी टफ होती, मजबूत, इसी नाते उसका शेप निश्चित बना हुआ है। डेंस कवरिंग का नाम ट्यूनिका एल्ब्यूजिना होता है। एजियाटिम लिखा नहीं, कोई बात नहीं। अगर अंदर देखेंगे तो टेस्टिस में छोटे छोटे कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जैसे एक कंपार्टमेंट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 5, हमने 5 ही कंपार्टमेंट बनाए हैं। वास्तव में टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट होते हैं और किसी एक कंपार्टमेंट को कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। किसी एक कंपार्टमेंट, जैसे चाहे ये कंपार्टमेंट देख लो, चाहे ये देख लो, चाहे ये देख लो, किसी एक कंपार्टमेंट में या तो 1 या तो 2 या 3 मैंने बनाया नहीं है, मतलब 1 से लेकर के 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल इन ईच कंपार्टमेंट। किसी एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल पाई जाती है और उसका नाम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। तो टोटल सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस में कितने होंगे, तो अगर सभी कंपार्टमेंट में 1-1 होगा तो 250 होंगी और सभी में 3-3 होगा तो 750। तो 250 से 750 इसकी क्या हो गई रेंज। यही वो जगह है जहां स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म का फॉर्मेशन, कैसे वो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इस पर्टिकुलर जगह से सेक्शन काट देते हैं और माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये दिखाई पड़ेगा। जैसे एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, तो 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हमने बना लिया है। यही वो जगह है जहां क्या होगी स्पर्मेटोजेनेसिस। थोड़ा और ध्यान से जब देखेंगे तो किसी भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो अंदर की लेयर है
उसमें 2 सेल पाई जाती हैं, लाइन बाई 2 सेल। अब कौन कौन सी सेल है, तो एक का नाम है मेल जर्म सेल या इसी का दूसरा नाम स्पर्मेटोगोनिया है। ये वास्तव में मियोसिस में जाएंगी और फाइनली स्पर्म बनाएंगे। कहने का मतलब स्पर्मेटोगोनिया ही स्पर्म फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे। लेकिन बगल में एक और सेल है जिसका नाम सर्टोली सेल है। इसके 2 नाम और हैं, इसको नर्स सेल भी कहते हैं, इसको सब टेंटाकुलर सेल भी कहते हैं। इसका असली जिम्मेदारी है न्यूट्रिशन देना है किसको, जर्म सेल। अगर जर्म सेल की जगह डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ मिले तो वो भी सही है। किसको न्यूट्रिशन देंगे, तो कहोगे जर्म सेल को देंगे या डेवलप होने वाले स्पर्म को देंगे। ठीक, थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है, दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो एरिया दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, इसको कहते हैं इंटर ट्यूब्यूलर स्पेस। ये शब्द 11th वाली एनसीईआरटी में लिखा है और इसी का नाम इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ लिखा हुआ है। इंटर ट्यूब्यूलर स्पेस कहो चाहे इंटरस्टिशियल स्पेस कहो, यहाँ स्पेस है तो टिश्यू लेगा जिसका नाम इंटरस्टिशियल टिश्यू होगा। और इस इंटरस्टिशियल टिश्यू में कई चीज पाई जाएंगी, जैसे छोटी छोटी ब्लड वेसल पाई जाएंगी, स्मॉल ब्लड वेसल होंगी और कुछ विशेष सेल होंगी जिनका नाम इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल होगा। यही सिंथेसिस करेंगी या सिक्रीशन करेंगी किसका, टेस्टिकुलर हार्मोन। नाम क्या है, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन। और किसके कहने पर, तो पहले से ही पता है लिडिक सेल किसके कहने पे काम करती है, तो जो एलएच हार्मोन होता है, एलएच हार्मोन ही इसको इंड्यूस करेगा। एलएच हार्मोन जिसको मेल में ICSH कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये आएगा इसको स्टिमुलेट करेगा। यहाँ से टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन निकलेगा और ये एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन किसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो आंसर क्या देंगे, स्पर्म फॉर्मेशन। तो जनरल बात है, कोई बहुत विशेष बात नहीं है। टेस्टिस कवर बाई या टेस्टिस इनक्लोज बाई डेंस कवरिंग, पहला सवाल। टेस्टिस डिवाइड होता है 250 कंपार्टमेंट, नाम क्या, टेस्टिकुलर लोब्यूल। किसी टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाई जाएंगी, तो टोटल 250 से 750 संख्या हो जाएगी। यही वो जगह है जहां क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे। थोड़ा और ध्यान से देखेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइन इनसाइड बाई 2 सेल। अब पहली सेल कौन सी है, मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, और काम क्या है, तो ये मियोसिस में जाकर के फाइनली क्या बनाएंगे, स्पर्म कैसे बनाएंगे वो डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरी सेल है सर्टोली सेल या नर्स सेल या सब टेंटाकुलर सेल। ये नरिशमेंट देती है किसको, तो आंसर देंगे मेल जर्म सेल, नहीं तो कहोगे डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन देती है। एक स्पेशल सवाल वही बता देते हैं, होता क्या है कि जब स्पर्म डेवलप हो रहे होते हैं तो डेवलप होने के बाद स्पर्म का जो हेड है वो इसी सर्टोली सेल से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। स्पर्म हेड सर्टोली सेल से अटैच होगा और वहीं से न्यूट्रिशन ड्रा करेंगे। तो आपको अजीब नहीं लग रहा है, हम लोगों के शरीर में सारी सेल तो सीधे ब्लड से न्यूट्रिशन लेती हैं, इनको सर्टोली सेल से लेने की आवश्यकता है। मतलब ये है कि ब्लड से न्यूट्रिशन जाएगा सर्टोली सेल को और फिर सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन जाएगा स्पर्म को। क्यों, स्पर्म अगर डायरेक्ट ब्लड से ले लेते तो कोई दिक्कत थी क्या, तो दिक्कत सुनो क्या है, स्पर्म को उतना ही न्यूट्रिशन दिया जाए जिससे उनका डेवलपमेंट और मैच्योरेशन स्लो हो। अगर वो ब्लड से न्यूट्रिशन लेंगे तो ज्यादा न्यूट्रिशन ले लेंगे और बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएंगे। और स्पर्म मैच्योर होने के बाद स्टोर कहाँ करोगे, स्टोर करने की कोई विशेष जगह नहीं है, तो स्पर्म फिर लिक्विफाई हो जाएंगे। तो नेचर ने एक व्यवस्था की है कि धीरे धीरे स्पर्म डेवलप हो। तो स्पर्म को न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, सर्टोली सेल से, किससे नहीं मिलेगा, ब्लड से। इसी नाते क्वेश्चन आता है ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर कौन बनाता है, तो आंसर क्या देंगे, सर्टोली सेल बनाती है, जो न्यूट्रिशन सीधे ब्लड से ना मिलके किससे मिलेगा, सर्टोली सेल से मिलेगा। मैं लिख रहा हूं, आप लिख लीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन और छूटा जा रहा है, इंटरस्टिशियल टिश्यू
जो इंटरस्टिशियल टिश्यू है इसमें ब्लड वेसल पाई जाती हैं, इसमें इंटरस्टिशियल सेल पाई जाती हैं, इसमें इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल पाई जाती है। एनसीईआरटी में ये शब्द लिखा हुआ है। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल का मतलब क्या है? ऐसी कोई भी सेल जो इम्यूनिटी दे हम लोगों को, इम्यून डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हो जाए। तो वास्तव में ये कौन सी सेल होती हैं? तो ये लिम्फोसाइट होती हैं, ये स्मॉल लिम्फोसाइट होती हैं। और यदि टेस्टिस के अंदर कोई इन्फेक्शन पहुंच गया तो उससे लड़ने में क्या करती है? मदद करती है। अब लिखो, टेस्टिस कवर बाय डेंस कवरिंग। दूसरा सवाल, ईच टेस्टिस डिवाइडेड इनटू, थोड़ा तेज लिखेंगे, 250 कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट। और कहेंगे क्या इनको? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है। फिर सवाल है, ईच टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में क्या होगा? तो कहोगे हैव 1 2 3 हाईली क्वाइल्ड, क्या? सेमिनिफेरस टिब्यूल। क्या रखोगे? हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो टोटल संख्या कितनी होगी? तो कहोगे टोटल 250 से 750 इन टेस्टिस। तो ह्यूमन बॉडी में कितनी होंगी? तो इसका और डबल कर दीजिएगा, 2 टेस्टिस है। ईच सेमिनिफेरस टिब्यूल लाइन इनसाइड बाई किसके द्वारा? 2 टाइप सेल। अब जब 2 टाइप की सेल हैं तो कौन सी सेल हैं? तो एक तो है मेल जर्म सेल, या इसी का नाम स्पर्मेटोगोनिया है। ये मियोसिस में जा करके फाइनली क्या बनाएगी? स्पर्म फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा वो अलग मसला है, और ये डिटेल ये सीधे मियोसिस में जाती भी नहीं है। मियोसिस में जाने वाली असली सेल दूसरी होती हैं, आगे पता चलेगा। और दूसरी जो सेल है जिसका नाम सर्टोली सेल है, या इसी का नाम नर्स सेल है, या इसी का नाम सबटेंटाकुलर सेल है। क्या देंगी? प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, ना मिले तो डेवलपिंग स्पर्म भी सही हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन अलग से याद रखेंगे, सर्टोली सेल बनाती हैं मेक ब्लड टेस्टिस बैरियर।
स्पेस आउटसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल। जो सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाहर स्पेस होता है उसे कहते क्या है? तो उसे कहते हैं इंटर टिब्यूलर स्पेस या इंटर स्टीशियल स्पेस। और यहां होता क्या है? तो यहां पाई जाती हैं स्मॉल ब्लड वेसल कामा इंटर स्टीशियल सेल एंड, और क्या पाई जाएंगी? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। और ये जो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल हैं ये वास्तव में स्मॉल लिम्फोसाइट हैं और प्रिवेंट करेंगे इन्फेक्शन। इंटर स्टीशियल सेल या जो लीडिक सेल हैं ये क्या करवाएंगे? सिंथेसिस एंड सिक्रीशन किसका? ऑफ टेस्टिकुलर हार्मोन। और टेस्टिकुलर हार्मोन का नाम एंड्रोजन है, या इसी को टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जो कि एक प्रकार का क्या है? स्टेरॉयड हार्मोन। और ये किसके अंडर में काम करेंगे? अंडर LH के कहने में काम करेंगे। चलो एनसीईआरटी ओपन करो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां लोकेटेड है? पेल्विस रीजन में। इसमें क्या क्या आएगा? तो वन पेयर तो टेस्टिस आएगा, साथ में क्या आएंगे? एसेसरी डक्ट, और क्या आएंगे? ग्लैंड, और क्या आएंगे? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। टेस्टिस कहां सिचुएटेड है? तो सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। कहां लोकेटेड है? पाउच। नाम क्या है? स्क्रोटम। काम क्या है? हेल्प करेगा मेंटेन कौन सा? लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। कितना लो? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लो। किससे? नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये नेसेसरी है किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप, लेंथ ये है, विड्थ ये है। टेस्टिस कवर बाय डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस है लगभग 250 कंपार्टमेंट। नाम क्या? टेस्टिकुलर लोब्यूल। ईच लोब्यूल, किसी एक लोब्यूल में या तो एक या तो कितनी? 3 हाईली क्वाइल्ड क्या पाई जाएंगे? सेमिनिफेरस टिब्यूल। और यही वो जगह है जहां स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। ईच सेमिनिफेरस टिब्यूल लाइन इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। अब वो सेल कौन सी? तो एक मेल जर्म सेल जिसका दूसरा नाम स्पर्मेटोगोनिया, और ये कौन सी? सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल मियोसिस या मियोटिक डिवीजन जाएंगे। और एक शब्द लिखा है फाइनली, क्योंकि सिंगल स्टेप नहीं होता है, 4 स्टेप होते हैं। तो अंततः क्या बनेंगे? अंततः स्पर्म बनेंगे। कैसे बनेंगे वो हम आगे डिटेल में स्पर्मेटोजेनेसिस में देखेंगे। सर्टोली सेल की जिम्मेदारी है कि न्यूट्रिशन देना है किसको? जर्म सेल को। रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल इज कॉल्ड
इंटरस्टिशियल स्पेस, 11th वाली एनसीईआरटी में इसी को इंटरटिब्यूलर स्पेस लिखा है। यहाँ क्या पाई जाएंगे, तो कहोगे स्मॉल ब्लड वेसल पाई जाएंगे, और क्या पाई जाएंगे, इंटरस्टिशियल सेल या लिटिक सेल पाए जाएंगे। और लिटिक सेल करेंगे क्या, सिंथेसिस और सिक्रीट करेंगे, कौन सा, टेस्टिकुलर हार्मोन, नाम क्या, एंड्रोजन। ये देखो लिखा है इम्यूनोलॉजिकली क्या, कॉम्पिटेंट सेल आल्सो प्रेजेंट। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल कौन सी होंगी, तो आंसर दोगे ये स्मॉल लिम्फोसाइट होंगी, और यदि कोई इंफेक्शन ब्लड के साथ वहां पहुंचेगा तो उससे फाइट करेंगे। हेडिंग डालिए मेल एसेसरी डक्ट, मेल सेक्स एसेसरी डक्ट। ये पैराग्राफ मेल एसेसरी डक्ट का है, और ये दोनों डायग्राम, इस डायग्राम में भी मेल एसेसरी डक्ट दिख रही हैं, इस डायग्राम में भी मेल एसेसरी डक्ट दिख रही हैं। हम ये वाला डायग्राम बना लेते हैं, आप भी बना लीजिए, फिर दोनों डायग्राम एनसीईआरटी में डिस्कस कर लेंगे। मेल एसेसरी डक्ट डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। मेल एसेसरी डक्ट, ध्यान से सुने। पहला सवाल है कि मेल एसेसरी डक्ट में मेल एसेसरी डक्ट में कौन कौन सी डक्ट आती हैं। तो मेल एसेसरी डक्ट में कई डक्ट हैं, जैसे कुछ यहां दिख रही हैं, जैसे क्या क्या देखो दिख रही हैं, यहां एपिडिडाइमिस दिख रहा है, और इसके अलावा वास डिफरेंस दिख रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट दिख रही है, यूरिथ्रा तो कुछ नहीं दिख रही हैं। तो पीछे चलते हैं, यहां देख लेंगे। अगर एसेसरी डक्ट की शुरुआत करेंगे तो देखो एसेसरी डक्ट में रेटी टेस्टिस आएगा, रेटी टेस्टिस के बाद वासा एफ्रेंसिया आएगा, वासा एफ्रेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस आएगा, फिर वास डिफरेंस आएगा। यहां तक दिख रहा है, आगे फिर यहां देख लेंगे। वास डिफरेंस के बाद एक डक्ट मिलेगी, कौन सी, इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर क्या मिलेगी, यूरिथ्रा, और ओपन आउट हो जाएगा। तो अगर मेल एसेसरी डक्ट में नाम लिखना हो तो क्या क्या लिखोगे, रेटी टेस्टिस लिखोगे, लिखते चले, वासा इफ्रेंसिया लिखेंगे, एपिडिडाइमिस लिखेंगे, वास डिफरेंस लिखेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट होगा, और फाइनली क्या होगा, यूरिथ्रा। अभी लेटेस्ट में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टेस्टिस में बनने वाले जो स्पर्म हैं वो किस रास्ते से बाहर जाएंगे। तो रास्ते का सीक्वेंस आपसे पूछा गया है, तो सीक्वेंस बताओ, पहले इसको लिख लो इतना। सीक्वेंस बताएं। तो ये सीक्वेंस ही लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस ही लिखा हुआ है। अगर हम पीछे जाएं, यहां देखें तो जरा देखो स्पर्म बेटा कहां बनेंगे, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल पर बनेंगे। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म कहां चले जाएंगे, रेटी टेस्टिस, और रेटी टेस्टिस से कहां जाएंगे, वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया से कहां जाएंगे, एपिडिडाइमिस, और एपिडिडाइमिस से कहां जाएंगे, वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस के बाद कहां जाएंगे, वास डिफरेंस के बाद कहां जाएंगे, तो कहोगे इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट से कहां पहुंचेंगे, यूरिथ्रा, और फिर यूरिथ्रल मिएटस से क्या हो जाएंगे, आउटसाइड। 2 बार क्वेश्चन आया है पाथवे ऑफ स्पर्म, तो लिख लीजिए पाथवे ऑफ स्पर्म।
तो बताओ कहां शुरू करेंगे? सेमिनिफेरस टिब्यूल, और सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद कहां चले जाएंगे? रेटी टेस्टिस, और रेटी टेस्टिस के बाद कहां जाएंगे? वासा इफ्रेंसिया, वहां से कहां जाएंगे? वासा इफ्रेंसिया से एपी डिडाइमिस, वहां से कहां जाएंगे? वास डिफरेंस, वहां से कहां जाएंगे? इजाकुलेटरी डक्ट, कहां जाएंगे? इजाकुलेटरी डक्ट, और इजाकुलेटरी डक्ट से कहां जाएंगे? यूरिथ्रा, फिर कहां जाएंगे? यूरिथ्रल मिएटस, और रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा आउटसाइड। तो ये फ्लो पूछा गया है। अब जब ये फ्लो एग्जामिनर ने पूछा तो इससे दो क्वेश्चन निकाल लिए। जैसे एक बार एग्जामिनर ने कहा कि वासा इफ्रेंसिया ब्लॉक हो गई, वासा इफ्रेंसिया ब्लॉक हो गई, तो बताओ स्पर्म कहां से कहां नहीं जाएंगे? तो कहोगे रेटी टेस्टिस से एपिडिडाइमिस नहीं जाएंगे, तो कल को ये ब्लॉक कर देगा, एपिडिडाइमिस ब्लॉक कर देगा, तो कहोगे वासा इफ्रेंसिया से वास डिफरेंस, फिर ये ब्लॉक कर देगा, तो कहोगे एपिडिडाइमिस से इजाकुलेटरी डक्ट नहीं आएगी। तो इस टाइप का एक सवाल एग्जाम में आ चुका है कि अगर ब्लॉक हो जाएगा तो कहां से कहां नहीं जाएंगे। तो यदि आपको सीक्वेंस पता है तो जो ब्लॉक करेगा उससे पहले तक रहेंगे। जैसे मान लो वासा इफ्रेंसिया ब्लॉक किया तो रेटी टेस्टिस तक आएंगे, अगर एपिडिडाइमिस ब्लॉक किया तो वासा इफ्रेंसिया तक आएंगे। ये भी सवाल आया हुआ है। बढ़े आगे। अब सबके बारे में एक एक दो दो क्वेश्चन है, जरा देख लेते हैं फिर एक साथ लिखते हैं। इधर देखो, पहला सवाल ये है कि रेटी टेस्टिस क्या है। तो रेटी शब्द सबका मतलब होता है रेटिकुलम, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो ये वास्तव में बहुत फाइन ट्यूब्यूल का नेटवर्क है। ये वही नेटवर्क है जिसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल खुलती है, और ये कहां खुल जाता है? वासा इफ्रेंसिया। तो ये भी तो कह सकते हो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इन वासा इफ्रेंसिया थ्रू क्या? रेटी टेस्टिस। कोई दिक्कत तो नहीं है। सीधे सीधे अगर कहा जाए तो रेटी टेस्टिस एक नेटवर्क है बहुत महीन ट्यूब्यूल का, और काम क्या है कि इसमें क्या खुलेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये कहां खुलेगा? वासा इफ्रेंसिया। फिर आता है वासा इफ्रेंसिया। इफ्रेंसिया शब्द का क्या मतलब होता है? इफरेंट का मतलब होता है निकलना। तो ये वो पतली पतली ट्यूब्यूल है जो टेस्टिस के बाहर निकलती हैं। क्यों? क्योंकि यहीं तक तो टेस्टिस है, इतना ही तो टेस्टिस है, ये तो एपिडिडाइमिस है ना। तो कौन डक्ट है जो लीव आउट ऑफ टेस्टिस होती हैं? तो आंसर देंगे वासा इफ्रेंसिया। और निकल के किसमें जुड़ गई? तो अगर ध्यान से देखोगे तो निकल के जुड़ गई किसमें? एपिडिडाइमिस। एक एपिडिडाइमिस क्या है? एक कन्वोल्यूटेड टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब्यूल है जो टेस्टिस के ऊपर रखी है। मान लेते हैं ये टेस्टिस है तो ये एपिडिडाइमिस रखी है, टेस्टिस के सरफेस पर एपिडिडाइमिस रखी है। एपिडिडाइमिस की लंबाई काफी ज्यादा होती है, तो अगर कोई लंबी चीज है उसको क्या करिए? टेढ़ा मेढ़ा करके उसके ऊपर रख दीजिए। तो टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर क्या रखी है? एपिडिडाइमिस रखी है। और एपिडिडाइमिस किसमें खुलती है? तो आंसर क्या देंगे? वास डिफरेंस। तो बिल्कुल स्पष्ट है, वास डिफरेंस एक ट्यूब है जो कहां से शुरू होती है? तो कहोगे एपिडिडाइमिस से शुरू होती है और ये ऊपर चढ़ के जाती है। तो देखो कहां जाती है, ये है एपिडिडाइमिस। वहां से क्या निकली? तो कहोगे वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस निकल के फिर कहां चली जाएगी? एब्डोमेन के अंदर जाएगी। वास डिफरेंस
एब्डोमेन के अंदर जाएगी और अंदर जा करके चक्कर लगा देगी किसका, तो आंसर देंगे यूरिनरी ब्लैडर का। चक्कर लगाने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, चक्कर लगाने के बाद ये क्या है, वास डिफरेंस है, और ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, सेमिनल वेस्किल। तो ये क्या है, डक्ट ऑफ सेमिनल वेस्किल। ये जुड़ जाती हैं दोनों, जैसे ही दोनों जुड़ेंगी आगे जो डक्ट होगी उसका नाम इजाकुलेटरी डक्ट हो जाएगा। तो यहां तक हम क्या कहेंगे, वास डिफरेंस कहेंगे। आगे इसका नाम, इसी वास डिफरेंस का ही नाम क्या हुआ भाई, ये वास डिफरेंस ही आई है, उसमें जुड़ गई है क्या, सेमिनल वेस्किल की डक्ट। तो जैसे सेमिनल वेस्किल की डक्ट जुड़ेगी, इसी वास डिफरेंस का नाम क्या हो जाएगा, इजाकुलेटरी डक्ट हो जाएगा, जो जाके कहां खुल जाएगी, तो जो जाके यूरिथ्रा में ओपन हो जाएगी। अब यूरिथ्रा की बात करें तो यूरिथ्रा एक ट्यूब है जो कहां से शुरू होती है, कहां से शुरू होती है, तो कहोगे यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होती है, और यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होकर के ये पेनिस से थ्रू होते हुए बॉडी सरफेस पर खुलती है। यूरिथ्रा की ओपनिंग का नाम यूरिथ्रल मिएटस। यूरिथ्रा से जुड़े दो सवाल हैं, एक ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होती है, पेनिस से गुजर करके बॉडी सरफेस पर खुलती है, पहला सवाल। काम क्या है, तो देखिए ये है यूरेटर, आगे ऊपर कहीं किडनी होगी, तो किडनी से क्या आती होगी, यूरिन। यहाँ क्या कलेक्ट होगी बेटा, यूरिन कलेक्ट होगी। तो सामान्य दिनों में तो यहाँ से क्या पास होगी, यूरिन पास होगी। तो यूरिथ्रा का मेन काम है यूरिन पास करना, लेकिन कभी कभार क्या होगा, इधर से आएंगे स्पर्म और यहाँ रिलीज हो जाएंगे। स्पर्म जैसे वहां रिलीज होगा, इसका मतलब ये किसको पास करेगा, स्पर्म को। तो एक आया हुआ सवाल है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्कीटरी सिस्टम की कॉमन डक्ट का नाम बताओ, तो आंसर क्या देंगे, यूरिथ्रा। ये कॉमन है क्यों, क्योंकि ये दो चीजें पास करता, क्या, यूरिन भी पास करेगा और स्पर्म। यदि कोई यूरिन और स्पर्म दोनों चीज पास करेगा तो उसका नाम बदलना पड़ेगा, इसका नाम हो जाता है यूरोजेनाइटल डक्ट। तो यूरिथ्रा का नाम क्या हो गया, यूरोजेनाइटल डक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि इसने कैरी किया है दो चीजें, क्या, यूरिन भी और स्पर्म। इतनी कहानी है एसेसरी डक्ट में। कॉन्सेप्ट क्लियर, लिखो। तो एक एक करके लिखेंगे। पहला, रेटी टेस्टिस क्या है, नेटवर्क ऑफ फाइन टिब्यूल। दूसरा सवाल, सेमिनिफेरस टिब्यूल ओपन इन वासा इफ्रेंसिया थ्रो रेटी टेस्टिस। वैसे भी कह सकते हो भाई सेमिनिफेरस टिब्यूल रेटी टेस्टिस में खुलेंगे और रेटी टेस्टिस वासा इफ्रेंसिया में खुलेंगे, और चाहे आप ऐसे बोल दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, दूसरा है वासा इफ्रेंसिया। क्या है, ये भी फाइन टिब्यूल दैट लीव आउट ऑफ टेस्टिस एंड ओपन इन किसमें, एपिडिडाइमिस। निकलेंगी टेस्टिस से बाहर, कौन सी निकल के आई, तो कहोगे वासा इफ्रेंसिया, और निकल के कहां जुड़ गई, तो कहोगे एपिडिडाइमिस। फिर एपिडिडाइमिस क्या है,
एक लंबी सी ट्यूब है, ये लॉन्ग ट्यूब है लेकिन फोल्ड होकर के कहां रखी है, तो आंसर देंगे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेस्टिस। लॉन्ग coiled tube present at posterior surface of क्या, टेस्टिस, टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पर पाई। एपिडिडाइमिस के बाद चौथी होगी वास डिफरेंस। क्या है, ये लॉन्ग ट्यूब है, कहां से एराइज होती है, एराइज फ्रॉम एपिडिडाइमिस। दूसरा, ये एसेंड करेगी अप इन एब्डोमेन, ये एब्डोमेन में जाएगी, फिर क्या करेगी, मेक लूप ओवर यूरिनरी ब्लैडर, उसके चक्कर लगाएगी, फिर ज्वाइन कर देगी, ज्वाइन विद डक्ट ऑफ सेमाइनल वेस्किल, और फिर कहां खुलेगी, ओपन इन यूरिथ्रा एज, नाम बदल के खुलेगी क्या, इजाकुलेटरी डक्ट। फिर पांचवी कौन सी, यूरेथ्रा, ये भी लॉन्ग ट्यूब है, कहां से एराइज होगी, एराइज फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। ये पास किसके थ्रू होती है, पास थ्रू पेनिस एंड ओपन आउटसाइड एज यूरिथ्रल मिएटस। ये कॉमन पैसेज है फॉर यूरिन एंड स्पर्म। इसी चक्कर में यूरिथ्रा ऑफ मेल को कहते हैं यूरोजेनिटल। फीमेल में मत कह दीजिएगा, फीमेल यूरिथ्रा को यूरोजेनिटल डक्ट नहीं कहते हैं, मेल यूरिथ्रा का नाम यूरोजेनिटल डक्ट है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कॉमन पैसेज कौन सा है, तो आंसर क्या देंगे, यूरिथ्रा। असली सवाल यह है कि एसेसरी डक्ट इतनी सारी क्यों है। रेटी टेस्टिस है, फिर वासा एफरेंसिया है, फिर एपिडिडाइमिस है, फिर वास डिफरेंस है, ये सब क्यों हैं? तो ध्यान से सुने, यदि एसेसरी डक्ट ना होती तो स्पर्म को टेस्टिस से बाहर ट्रांसपोर्ट कौन करता? तो मेन काम तो इनका ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म है, टेस्टिस टू आउटसाइड। लेकिन एक और काम इंपॉर्टेंट यहां हो रहा है, टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस होती है, हमेशा स्पर्म बनते रहते हैं, लेकिन बॉडी के बाहर हमेशा तो आते नहीं है। इसका मतलब फिर स्पर्म को स्टोर करना पड़ेगा। स्पर्म स्टोर कहां होंगे? स्टोर करने के लिए कोई अलग से स्ट्रक्चर तो बना नहीं है,
तो यहाँ क्या किया गया है कि टेस्टिस से जो इतना लंबा रास्ता बना दिया गया है कि रेटेड टेस्टिस, फिर वासा एफरेंसिया, फिर एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, इसी लंबे रास्ते में सब स्टोर रहेंगे। तो इसका दूसरा काम है स्टोरेज ऑफ स्पर्म। अब जब स्टोर होंगे तो मेच्योर भी होंगे। तो कंक्लूजन है कि मेल एसेसरी डक्ट का काम क्या है, तो कहोगे ये वही जगह है जहां स्टोरेज होता है, मेचुरेशन होता है, और ये ट्रांसपोर्ट करेगा स्पर्म को टेस्टिस से आउटसाइड बॉडी। मेचुरेशन कैसे करेगा, तो मेल एसेसरी डक्ट के सिक्रीशंस होते हैं, और वो सिक्रीशन इन सब स्पर्म के क्या करेंगे, काम आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो। मेल एसेसरी डक्ट मेल एसेसरी डक्ट काहे के लिए, प्लेस फॉर स्टोरेज एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, और दूसरा काहे के लिए, तो फॉर ट्रांसपोर्ट स्पर्म कहां से, टेस्टिस टू आउटसाइड। एक क्वेश्चन बना दिया गया एग्जामिनर, कह रहा है स्पर्म कहां स्टोर होते हैं, तो आंसर हो गए मेल एसेसरी डक्ट। उसने ऑप्शन अलग अलग दे दिए, एक ऑप्शन दे दिया वासा एफरेंसिया, एक ऑप्शन दे दिया वास डिफरेंस, एक ऑप्शन दे दिया एपिडिडाइमिस। इस तरीके से ऑप्शन दिया, तब क्या करोगे, तो अगर ऐसे ऑप्शन देगा तो एपिडिडाइमिस लगाएंगे, क्योंकि सबसे लंबी ट्यूब वही होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस या सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस कौन सा है स्टोरेज के लिए, तो आंसर क्या देंगे, एपिडिडाइमिस। अगर हाँ एपिडिडाइमिस ना मिले तो आंसर हम लोग क्या देंगे, तो ये अलग से लिख लेते हैं। स्पर्म स्टोरेज, तो मेनली कहां बताओगे, मेनली कहां बताओगे, एपिडिडाइमिस। अब हेडिंग डालेंगे मेल एसेसरी ग्लैंड। मेल एसेसरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड हैं, सेमाइनल वेस्किल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या इसी का एक और नाम है। इसी को काउपर ग्लैंड भी कहते हैं। पहले तो संख्या याद रखिएगा, सेमाइनल वेस्किल पेयर्ड होती है, ये अनपेयर होती है, ये फिर पेयर होती है। दो क्वेश्चन हैं, डायग्राम देख लेते हैं फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जरा डायग्राम देख लो, ये वाला देखो जरा।
पहला सवाल है कि कौन कौन सी एसेसरी ग्लैंड हैं। तो एक है सेमाइनल वेस्किल, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड और एक है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। देखो जरा ध्यान से क्या है। पहला सवाल यह है कि ये जो सेमाइनल वेस्किल है कहाँ है, तो कहोगे यूरिनरी ब्लैडर के साइड की तरफ है। और इसका जो सिक्रीशन होता है सेमिनल वेस्किल का, उसकी खास बात ये होती है कि ये थोड़ा थिक होता है और रिच इन फ्रक्टोज होता है। इसमें फ्रक्टोज शुगर पाई जाती है और फ्रक्टोज का एक ही काम होगा, क्या, एनर्जी देगा। दूसरा नंबर पे आती है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन बड़ी स्पेशल है, जरा ध्यान से देखेंगे तो ये है यूरिथ्रा और यूरिथ्रा के चारों तरफ, जैसे मान लेते हैं ये यूरिथ्रा है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है, बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर के नेक पर पाई जाती है और अराउंड द यूरिथ्रा होती है। ये इंपॉर्टेंट, इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो सिक्रीशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का, उसकी खास बात है कि वो रिच इन कैल्शियम होता है। तो उसमें क्या मिलेगा, फ्रक्टोज मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा, कैल्शियम। तीसरी जो ग्लैंड है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये यूरिथ्रा के साइड में पाई जाती है। अब साइड व्यू में आपको एक ही दिख रही है, उधर से देखेंगे तो वहां भी दिखाई पड़ेगी। प्रोस्टेट के नीचे की तरफ, प्रोस्टेट के नीचे की तरफ यूरिथ्रा के साइड में पाई जाती है और इसका सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो पानी के जैसा होता है, वाटरी होता है और विस्कस या लुब्रिकेटिंग होता है। वाटरी, विस्कस, लुब्रिकेटिंग कह सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये एल्कलाइन। वैसे इसका सिक्रीशन एल्कलाइन, सबके सिक्रीशन एल्कलाइन ही होते हैं। काम की बात सुने क्या है, होता ये है कि देखिए ये है यूरेटर, तो यहाँ बेटा क्या आएगी, यूरिन। अब यूरिन आएगी तो यूरिन इसी रास्ते से क्या होगी, पास होगी। यूरिन का पीएच कितना होता है, 6 होता है। इसका मतलब है कि यूरिथ्रा का नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर स्पर्म इधर से आए और इस यूरिथ्रा में रिलीज हो जाए तो स्पर्म की डेथ हो जाएगी। स्पर्म एसिडिक मीडियम में सरवाइव नहीं करते हैं, तो बड़ी मुश्किल है। अगर यूरिथ्रा से यूरिन पास करोगे तो यूरिन पास होने के नाते यूरिथ्रा एसिडिक हो जाएगी, ठीक है। और अगर उसमें स्पर्म रिलीज करोगे तो स्पर्म की डेथ हो जाएगी। तो स्पर्म बचाए कैसे जाएं, तो नेचर ने एक व्यवस्था की है कि यहां से यहां स्पर्म आए उससे पहले काम कर लिया जाए। ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है इसका सिक्रीशन कहां डाल दिया जाए, यूरिथ्रा में, और ये यूरिथ्रा से ऐसे ऐसे यहां पास हो जाएगा। तो जब ये सिक्रीशन यूरिथ्रा से पास होगा तो इसका सिक्रीशन होता है एल्कलाइन, तो एसिडिक नेचर ऑफ यूरिथ्रा को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो पहला तो यही इंपॉर्टेंट काम है, एसिडिक नेचर ऑफ यूरिथ्रा को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, तो आंसर क्या देंगे, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। एक बात। दूसरा, इसका सिक्रीशन लुब्रिकेटिंग भी होता है, तो ये निकल के पेनिस पर क्या करेगा, स्प्रेड करेगा, तो लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस भी करेगा। तो इससे दो जुड़े सवाल हैं, क्या क्या करेगा, एसिडिक नेचर ऑफ यूरिथ्रा को न्यूट्रलाइज करेगा और लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस करेगा। क्वेश्चन बदलेगा, आंसर बदल जाएगा। क्वेश्चन बदलेगा, लुब्रिकेशन ऑफ वेजाइना कौन करेगा, तो उसका आंसर दूसरा है, उसके लिए बर्थोलिन ग्लैंड होती है, वो भी फीमेल में पढ़ाएंगे। और लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस कौन करता है, तो आंसर क्या देंगे, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। लिख लीजिए। तो पहला सेमाइनल वेसिकल, तो कहोगे प्रेजेंट एट साइड ऑफ क्या, एब्डोमेन। और दूसरी खास बात है, इसका जो सिक्रीशन है वो रिच इन फ्रक्टोज है, जो क्या देगा, एनर्जी। दूसरी है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड कहां प्रेजेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट इसका, प्रेजेंट एट
ब्लैडर, नेक एंड अराउंड क्या, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के चारों तरफ पाई जाएगी, एक क्वेश्चन। दूसरी खास बात है इसका जो सिक्रीशन होगा वो रिच होगा क्या, कैल्शियम, और ये क्या देगा, मोटाइलिटी टू स्पर्म। तीसरी जो ग्लैंड है वो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, या इसी का दूसरा नाम काउपर ग्लैंड है। कहां है तो कहोगे प्रेजेंट एट साइड ऑफ यूरिथ्रा, और इसका सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्रीशन इसका वाटरी होगा, विस्कस होगा, या लुब्रिकेटिंग और एल्कलाइन। वैसे तो सबका सिक्रीशन एल्कलाइन होता है, इसका सिक्रीशन क्या करेगा तो दो काम करेगा। एक तो न्यूट्रीलाइज करेगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है, न्यूट्रीलाइज एसिडिक नेचर ऑफ यूरिथ्रा, और दूसरा काम क्या करेगा, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तीन घटनाएं होंगी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। डन। सुन लीजिए, ये जो सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, इसमें से सबसे पहले सिक्रीशन किसका होगा? तो सबसे पहले भैया इसी का होगा, क्योंकि इसको निकल के क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। एक क्वेश्चन तो यही लिख लीजिए। सबसे पहले सिक्रीशन कौन करेगा? तो आंसर देंगे कौन, काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरिथ्रा, जो कि इसको निकल के दो काम करने हैं, वो पहले होंगे, उसके बाद स्पर्म आएगा। दूसरा सवाल है, इन तीनों का सिक्रीशन तो मिक्स हो जाएगा ना भाई, एक ही डक्ट में आ रहे हैं, उसी में आएगा सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन, उसी में आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, यूरिथ्रा में ही तो आएंगे, और इसका भी है। तो तीनों का जो मिक्स सिक्रीशन है, उस मिक्स सिक्रीशन को कहते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। क्या कहते हैं? सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा में होगा क्या? तो जो यहाँ है वही तो होगा, उसमें फ्रक्टोज होगा और उसमें क्या होगा, कैल्शियम, और कुछ एंजाइम पाए जाएंगे। लिख लीजिए, सिक्रीशन ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड। ये आया हुआ सवाल है, दो बार आ चुका है। रिच इन किसमें किसमें, तो फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम।
एंजाइम के नाम नहीं दिए तो कोई बात नहीं, वैसे एपोफाइबिनोलाइसिन एंजाइम होता है, ठीक। और इन सब के सिक्रीशन को कहते क्या हैं? कॉल्ड एज सेमाइनल प्लाज्मा। तो सेमाइनल प्लाज्मा में क्या क्या है? तो फ्रक्टोज है, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम है। लास्ट हेडिंग, मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया किसको कहते हैं? तो कहोगे पेनिस को कहते हैं। इसी को मेल कापुलेटरी आर्गन कहते हैं। तो मेल कापुलेटरी आर्गन या पेनिस, ये इंसर्ट होता है वेजाइना में, क्यों? टू रिलीज सीमेन या स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटर कोर्स। दो स्पेशल सवाल इसके हमको याद रखने हैं। ये वेजाइना में इंसर्ट होने के लिए इरेक्ट होता है। तो पेनिस की सबसे खास बात यह है कि ये मेडअप ऑफ स्पेशल टिश्यू जो हेल्प करता है इरेक्शन ऑफ पेनिस, और इरेक्शन इस पर्पस से होता है कि वेजाइना में सीमेन रिलीज होगा और उस घटना को इंसेमाइनेशन कहते हैं। तो मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू जो हेल्प करेंगे इरेक्शन ऑफ पेनिस। और इरेक्शन जरूरी है काहे के लिए? फॉर फैसिलिटेट, ये फैसिलिटेट क्या करेगा? इंसेमाइनेशन। तो इंसेमाइनेशन को फैसिलिटेट करने के लिए, मतलब उसको कराने के लिए इरेक्शन ऑफ पेनिस जरूरी है, और इरेक्शन के लिए स्पेशल टिश्यू चाहिए। दूसरा सवाल, अगर पेनिस का स्ट्रक्चर देखें डायग्राम वाइज, तो डायग्राम वाइज ये देखेंगे कि ये पेनिस का स्ट्रक्चर है, उसका ये इनलार्ज एंड है। इनलार्ज एंड को कहते क्या है? ग्लांस पेनिस कहते हैं। यहां भी स्किन है और यहां भी स्किन है। स्किन का वो हिस्सा जो ग्लांस पेनिस के ऊपर पाया जाता है ये लूज फोल्ड होता है और इसका नाम क्या होता है? फोर स्किन। तो दो क्वेश्चन और है। पेनिस के इनलार्ज एंड का नाम ग्लांस पेनिस है और वहां लूज फोल्ड ऑफ स्किन है, उसका नाम फोर स्किन, या इसी को प्रीपियूस भी कहते हैं। तो पेनिस का इनलार्ज एंड को क्या कहते हैं? ग्लांस पेनिस, और ये कवर होता है कवर बाई लूज फोल्ड ऑफ टिश्यू, सॉरी लूज फोल्ड ऑफ स्किन।
और इस लूज फोल्ड ऑफ स्किन को कहा जाता है फोर स्किन। या इसी का दूसरा नाम प्रीप्यूस है। एनसीईआरटी ओपन करें। ये दोनों डायग्राम, जैसे ये फोर स्किन है, ये ग्लांस पेनिस है, यूरेथ्रा है, ये पेनिस, ये प्रोस्टेट, ये वास डिफरेंस, ये ब्लैडर, सेमिनल वेसिकल और यूरेटर, ये इजैकुलेटरी डक्ट, बाकी टेस्टिस, स्क्रोटम और बल्बो यूरेथ्रल। ये डायग्राम एक बार आ चुका है ना। तो इसमें देखें ये टेस्टिस है, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा होगा, ये एपिडिडाइमिस होगी। तो टेस्टिस है और वहां से ये भी स्ट्रक्चर टेस्टिस ही है। तो टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल है, रेटी टेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस आकर के किससे जुड़ गई, तो डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल से क्या बन जाएगी, इजैकुलेटरी डक्ट, जो कहाँ खुलेगी, यूरेथ्रा, ओपन आउट। ये पेनिस है तो ये ग्लांस पेनिस है, ये फोर स्किन है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये है, ये प्रोस्टेट है, ये सेमिनल वेसिकल है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये डायग्राम एक बार नीट में आ चुका है। मेल एसेसरी डक्ट में रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस मेन है। सेमिनिफेरस टिब्यूल ऑफ टेस्टिस ओपन इनटू वासा एफरेंसिया, किसके थ्रू, तो ऐसे भी तो कह सकते थे सेमिनिफेरस टिब्यूल ओपन इनटू रेटी टेस्टिस दैट ओपन इनटू वासा एफरेंसिया, कोई दिक्कत नहीं है। वासा एफरेंसिया बाहर निकलती है किसके, टेस्टिस, और खुलती है कहाँ, एपिडिडाइमिस, जो लोकेटेड कहाँ है, पोस्टीरियर सरफेस। एपिडिडाइमिस कहाँ जाएगी, वास डिफरेंस में, जो क्या करेगी, एसेंड, कहाँ जाएगी, एब्डामेन, लूप करेंगे किसके, यूरिनरी ब्लैडर, फिर रिसीव करेंगे किसकी, डक्ट को, सेमिनल वेसिकल, और कहाँ खुलेंगे, यूरेथ्रा में, क्या बन के, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, दीज डक्ट स्टोर करेंगे और ट्रांसपोर्ट करेंगे, तो स्टोर भी करेंगे, ट्रांसपोर्ट भी करेंगे स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की जो ओपनिंग है, सॉरी, यूरेथ्रा कहाँ से शुरू होगा, तो यूरिनरी ब्लैडर, और किससे पास होगा, तो पेनिस के थ्रू पास होगा, और इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग का नाम यूरेथ्रल मिएटस। ये डायग्राम भी देख लो। ये देखिए सर्टोली सेल है, ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्म बन चुके हैं, ये इंटरस्टिशियल सेल है। पेनिस क्या है, तो मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। ये बना किसका है, स्पेशल टिश्यू, हेल्प किसमें करेगा, इरेक्शन, पर्पज क्या है, फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। इनलार्ज इंड का नाम क्या है, ग्लांस पेनिस, कवर बाई लूज फोल्ड किसकी, स्किन, नाम फोर स्किन। मेल एसेसरी ग्लैंड में क्या आएगा, एक पेयर सेमाइनल वेसिकल, लेकिन ए लिखा है, ए मतलब सिंगल लिखा है, तो सिंगल क्या मिलेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड। फिर पेयर लिखा है क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट क्या, सेमाइनल प्लाज्मा, जिसमें क्या क्या है, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड क्या, सर्टेन एंजाइम। आखिरी में सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हेल्प इन, ये क्या लिखा है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। तो एक लाइन तो लिखी है, एक लाइन हमने आपको बता दी है, ये एसिडिक नेचर ऑफ यूरेथ्रा को क्या करेगा, न्यूट्रीलाइज। बस आज इतना ही पढ़ते हैं।